अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। कैसे हैं आप लोग? ईद कैसी गुजरी आप लोग की? पहले तो ये बताएं, छुट्टियां कैसी गुजरी? असाइनमेंट्स कर रहे थे मैम हम। बड़े अच्छे बच्चे आप लोग। असाइनमेंट्स तो हमें भी मिली हुई, हमने तो नहीं गुट की हैं छुट्टियों में। अब करेंगे। चले, अच्छी बात है। हो गई असाइनमेंट्स? अभी रहती है मैम दो तीन। अभी दो तीन रहती हैं, ठीक है। नादिर ईद नहीं मना सके, नादिर ईद पर असाइनमेंट्स ही करते रह गए। चलें जी, तो दुआ करेंगे इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए जल्दी से, ताकि नॉर्मल जिंदगी हमारी गुजरे। ये अजीब और गरीब जिंदगी है कि ना छुट्टियां हैं और ना क्लासेस सही तरीके से हम कर पा रहे हैं। अच्छा जी, तो आज की क्लास में फिर वही थोड़ा पीछे से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि हम ईद से पहले जो हमारी आखिरी क्लास थी तो हमने सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन इन डेप्थ उसको अच्छी तरह से देख नहीं सके थे। तो आज मैं ये चाह रही हूँ कि हम उसको बिल्कुल पीछे से स्टार्ट कर लें, ताकि अगर किसी को कोई डिफिकल्टी थी तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ये सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक्चुअली वो मैकेनिज्म है जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस के लिए हम करते क्या है कि हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिमेंटिक रूल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन भी कहते हैं उसको। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जहां पर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी और उससे एसोसिएटेड सिमेंटिक रूल्स होंगे, जो कि बैक एंड पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं किस चीज के लिए? सिमेंटिक एनालिसिस के लिए। ये एग्जांपल हमने देखी थी कि अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की ग्रामर देखें तो ग्रामर के एतबार से अगर मैं ये भी लिख दूं इंटीजर a इज इक्वल टू बुक, तो ये सिंटेक्टिकली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी, पार्स ट्री बिल्कुल ठीक जनरेट हो जाएगा, लेकिन रन टाइम एरर आ जाता है उस सिचुएशन में। तो हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पर ही पार्स ट्री बनने के बावजूद भी इसको अंडरस्टैंड कर लेता है और हमें वार्न करता है अबाउट एरर। तो ये कैसे कर पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि कंपाइल टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ पार्स ट्री नहीं बनाकर दिखता, बल्कि एक्चुअली वो एक सिमेंटिक ट्री भी बॉटम अप पार्स करके दोबारा जनरेट करके दिखता है और सिमेंटिक रूल्स को अप्लाई करके दिखता है। और तभी उसको अंदाजा होता है कि रन टाइम पर ये चीज एरर जनरेट कर रही है और तभी वो हमें एरर दे पाता है तो ये सारा मैकेनिज्म इस्तेमाल करते थे सिमेंटिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, हमने इसकी डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज देखी थी। फिर हमने एट्रीब्यूट ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी देखा कि एट्रीब्यूट ग्रामर होती है हमारे पास। एट्रीब्यूट ग्रामर का मतलब ये है कि हमारे पास जो CFG है उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन है, हर प्रोडक्शन से एसोसिएट कर दिया जाए एक रूल। जितनी भी प्रोडक्शन है, हर प्रोडक्शन के साथ एक सिमेंटिक रूल हो जो कि एक प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन होगी। जब भी वो CFG की वो प्रोडक्शन जो है वो इफेक्टिव होगी, जब भी वो अपना प्रोसेस करेगी, तो बैक एंड पर वो सिमेंटिक रूल्स भी अप्लाई होंगे, वो प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस भी अप्लाई होंगी जो कि एसोसिएटेड होंगी उस प्रोडक्शन के साथ। एक ग्रामर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ग्रामर सिंबल्स भी कह सकते हैं। तो हर ग्रामर सिंबल को हम एसोसिएट करेंगे एक एट्रीब्यूट से। वो एट्रीब्यूट एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा? एक वेरिएबल को, वो वेरिएबल जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। लेकिन उस वेरिएबल का जो नाम है वो हम ग्रामर में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कंबाइन कर सकें अपनी ग्रामर को प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ कि भाई रन टाइम पर जब वो ग्रामर वर्क करेगी तो किस तरह से वेरिएबल की वैल्यूज में चेंज आएगा। तो उस तरह की ग्रामर को हम कहते हैं एट्रीब्यूट ग्रामर। एट्रीब्यूट ग्रामर को लिखने के हमने दो तरीके देखे। एक तरह तो हमने ये देखा कि हम कभी कभार अपनी ग्रामर के साथ सिमेंटिक एक्शन को भी एसोसिएट कर सकते हैं, यानी कि ग्रामर लिख रहे हो, जैसे कि नीचे वाली प्रोडक्शन है, ग्रामर लिख रहे हो और उस ग्रामर के साथ ही, उस प्रोडक्शन रूल के साथ ही एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भी लिख दें और पार्स ट्री बनाते हुए एक एक्स्ट्रा एज बना दें और उस एक्स्ट्रा एज पे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आ जाए। इस तरह भी किया जा सकता है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि सिमेंटिक रूल्स लिखे जाएं, यानी हर प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट कर दिया जाए एक रूल। लेट सपोज ये कोई प्रोडक्शन है, तो इस प्रोडक्शन के साथ एक सिमेंटिक रूल एसोसिएटेड है। इस प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ दो ग्रामर सिंबल्स थे, ई और टी, जबकि हम सिमेंटिक रूल को देखें तो इसके अंदर ई टी तो मौजूद है, साथ में कोड नाम का एक वेरिएबल यानी एट्रीब्यूट भी एसोसिएट कर दिया गया। अब ये कोड की वैल्यू हर प्रोडक्शन पे चेंज होती जाएगी
और हमें सिमेंटिकली इस प्रोडक्शन की मीनिंग समझ में आएगी जब हम कोड की वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, हर प्रोडक्शन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्चुअली हमें एनालाइज करना होगा कि कोड के अंदर वैल्यू क्या मौजूद है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की बात करूं, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के केस में कोड की वैल्यू देखूंगी तो कोड के पास किसी भी इनफिक्स नोटेशन का पोस्ट फिक्स वर्जन मौजूद होगा। यानी कोड के अंदर क्या होगा, एक वैल्यू होगी, वो कॉन्केटिनेट हुई होगी किसी दूसरी वैल्यू के साथ, और फिर वो कॉन्केटिनेट हुआ होगा प्लस के साथ। तो एक्चुअली ये सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग दे रही है मुझे कि एक्चुअली इस प्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। फिर ये भी हमने देखी थी कि अगर ओवरऑल कोई ग्रामर है जो कि इनफिक्स नोटेशन को अंडरस्टैंड कर सकती है और उसके लिए मैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिमेंटिक रूल्स लिखना चाहूँ, तो ये हमने देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, और अगर हम सिमेंटिक एक्शंस के साथ काम करना चाहें तो यही काम हम सिमेंटिक एक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल देखी थी। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। ये एग्जाम्पल हमने इन डेप्थ की थी, ये आप लोगों को याद है, इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है? मैम याद है, ये भी था। ठीक है, ये हमने बहुत इन डेप्थ देख ली थी। यहाँ पर हमने ग्रामर देखी कि जिसके अंदर सिमेंटिक रूल्स थे, और किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम पार्स करें, एग्जाम्पल में हमने ली थी 9 - 5 + 2, और उसको हमने इस एट्रीब्यूट ग्रामर के साथ एसोसिएट करके पार्स करके देखा था। तो हमने पूरा ट्री जनरेट किया था कि किस तरह से जो ये हम ट्री है, जब ये ट्री पार्स ट्री जनरेट होगा तो साथ में हमें एट्रीब्यूट वैल्यूज भी मिलती चली जाएंगी। देन हमने एक और एग्जांपल देखी थी कैलकुलेटर वाली। ठीक है, ये हमने एक CFG लिखी थी। ये CFG इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम किसी कैलकुलेटर को एनालाइज कर सकें। ठीक है, कि कैलकुलेटर की जो प्रोसेसिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो हमें ज़ाहिर CFG की जरूरत है, यानी कि कैलकुलेटर को भी जब हम कोई इनपुट देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इवेल्युएट करने से पहले वो अंडरस्टैंड कर पाए कि हमने जो इनपुट दिया है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। और सिंटैक्टिकली करेक्ट होना या ना होना ये डिसाइड होता है CFG के थ्रू, पार्स ट्री के थ्रू। तो जब भी हम कैलकुलेटर को कोई इनपुट देंगे तो वो उसकी करेस्पॉन्डिंग CFG के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या हमारा इनपुट उस CFG के थ्रू पार्स भी हो सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ तक बात काफी नहीं होती, हो सकता है इनपुट पार्ट्स तो हो सकता हो, इवन देन उसके अंदर कोई एरर हो। तो नेक्स्ट लेवल पर उसके जो सिमेंटिक रूल्स है उनको इवेल्युएट किया जाता है। तो हमने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया था, और इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को ग्रामर के हर सिंबल से एसोसिएट कर दिया था। यहाँ पर हमारे पास ग्रामर सिंबल में L है, E है, T है, F है। इन सब सिंबल्स के साथ हमने वैल्यूज को एसोसिएट कर दिया था, और हर प्रोडक्शन के केस में वैल्यू के अंदर कोई चेंज आ रहा था। ठीक है, तो अब जब भी हम इसको कोई इनपुट देंगे और जब उस इनपुट की बुनियाद पे सिमेंटिक रूल्स अपना काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमें एट द एंड जो हमारा रूट नोड है वहां पर एक वैल्यू मिलनी चाहिए, और वो वैल्यू पूरे के पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और अगर वो वैल्यू हमें रन टाइम पर मिल जाती है तो हम कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है वो सिमेंटिकली करेक्ट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें वैल्यू नहीं मिल पाती तो हम कहते हैं कि सिमेंटिकली वैल्यू करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दी थी। ये एग्जाम्पल थी 3 × 5 + 4। ये एग्जाम्पल हमने लेकर देखी थी और हमने देखा था कि किस तरह से ये जो है इवेल्युएट होते हैं। तो ये आप लोगों ने, अब याद है आपको? ठीक है, हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पर की थी। ये बाइनरी नंबर्स की मैंने आपको कराई थी, काउंट करने की, नंबर्स, नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करने की, नंबर ऑफ वंस को काउंट करने की। याद है। ठीक है, तो ये सब हमने की थी। अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा हम रिवाइज और कर लेते हैं। ये वाला मैं समझती हूँ कि क्योंकि इसमें एक बहुत मेजर चीज है हमारे पास। ये जो ग्रामर इस वक्त हमारे सामने लिखी हुई है, ये एट्रीब्यूट ग्रामर। ये एट्रीब्यूट ग्रामर है बेसिकली किस तरह की ग्रामर, जिसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स क्या है, सिंथेसाइज्ड। वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये वैल्यू VAL ये किस तरह का एट्रीब्यूट है, ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। और ये सिंथेसाइज्ड क्यों है? हाँ जी, तो ये वैल्यू मेरे पास एक एट्रीब्यूट है और वो है सिंथेसाइज्ड। क्यों है ये सिंथेसाइज्ड?
वो चाइल्ड में से बन रही है ना, इसलिए। जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको याद दिलाऊं, मैं छोटी सी आपको रिवाइज कराने के लिए एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ। बहुत छोटी सी स्टेटमेंट हम ले लेते हैं 2+3। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हमें इसका सिमेंटिक एनालिसिस करना है कि स्टेटमेंट सही भी है या नहीं, तो सबसे पहले तो इसको पार्स करके देखना पड़ेगा क्या आया, ये पार्स हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रोडक्शन अपना काम करेगी और हमारा एल क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा एल प्रोड्यूस करेगा ई। ठीक है, देन ई क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ई एन क्यों लिखा है, ये ई एन इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली जो ई और ई वन लिखा है इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले ई के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने ई वन लिख दिया है, ताकि हमें पता चले कि ये वाला वैल्यू किसका है और ये वाला वैल्यू किसका है। अगर सिर्फ ई डॉट वेल लिखा होता तो समझ नहीं आता कि ये ई डॉट वेल इसका है या इसका है, लेकिन ये वन लिखने से बात समझ में आ गई कि अच्छा ये बाद वाला जो ई है ये वैल्यू इसके साथ एसोसिएटेड है और जो ये वाला ई है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर भी अगर ई एन लिखा हुआ होगा तो उससे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जो एन नंबर वाला ई है ये एक्चुअली इससे एसोसिएटेड है। तो इस एन से कंफ्यूज हमें होने की जरूरत नहीं है। ये एन इसीलिए जैसे यहाँ पर वन लिखा हुआ है तो वन से टू, टू से थ्री, और जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट लंबी होगी तो ये एन नंबर तक जा सकती है। ठीक है, तो एल प्रोड्यूस करेगा फर्स्ट प्रोडक्शन में ई, देन ई क्या प्रोड्यूस करेगा, ई प्रोड्यूस करेगा ई प्लस टी। ठीक है, देन ई क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली टी। देन टी क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली एफ। एंड अल्टीमेटली एफ क्या प्रोड्यूस करेगा, एफ प्रोड्यूस करेगा 2। ये टी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये टी प्रोड्यूस करेगा एफ, और ये एफ क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एफ प्रोड्यूस करेगा 3। ठीक है, ये हमने बना लिया पार्स ट्री। एक दूसरा काम और करते हैं कि हर प्रोडक्शन नंबर साथ में एसोसिएट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पर कौन सा सिमेंटिक रूल लगाना है। तो ये प्रोडक्शन नंबर 1 थी, L प्रोड्यूसेस E, देन E प्रोड्यूसेस E प्लस T, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। ठीक है, देन E प्रोड्यूसेस T, E प्रोड्यूसेस T, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। देन T प्रोड्यूसेस F, ये कौन सी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर 5 है। देन T प्रोड्यूसेस F, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 7। सिमिलरली इधर भी T प्रोड्यूसेस F, ये कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन नंबर 5 है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन नंबर 7 है। तो प्रोडक्शन नंबर लिखने का फायदा ये होता है, थोड़ा हमें अंदाजा हो जाता है कि किस वक्त हमें कौन सी एट्रीब्यूट की वैल्यू को देखना है, और यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। तो ये वेल का एट्रीब्यूट जो है वो सबके पास होगा, ये कोई रिकर्सिव फंक्शन होगा और हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये वेल का एट्रीब्यूट मौजूद होगा, और हर दफा वैल्यू जो है VAL कुछ नई तरह की वैल्यू रख रहा होगा। जब हम इस स्टेज पर मौजूद होंगे तो एक्चुअली एफ डॉट वेल की वैल्यू क्या होगी इस स्टेज पे, 2। और ये 2 कहाँ से आया है, एक्चुअली ये कहा गया है कि जब भी प्रोडक्शन नंबर 7 अपना काम करेगी, जैसे कि हमने कहा ये प्रोडक्शन नंबर 7 है, तो प्रोडक्शन नंबर 7 का मतलब है कि एफ डॉट वेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी एक दफा हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिजिट की एक्चुअली एक लेक्सिकल वैल्यू होगी। हमने इवेल्युएटिंग कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में पढ़े थे या लेक्सिकल एनालिसिस में पढ़े थे, इवेल्युएटिंग कॉन्स्टेंट्स। किस में पढ़े थे, किसी को याद है?
जी, ये हमने कहा था कि हर डिजिट की एक लेक्सिकल वैल्यू होती है। ये हमने छोटा सा कोड पढ़ा था। और इस कोड का काम क्या है? इस कोड का काम यही है कि जो भी डिजिट्स इसको मिलेंगे, जब तक इसको लिस्ट ऑफ बिट्स मिलती रहेगी, तो एक्चुअली ये सारा कोड आइडेंटिफाई कर रहा था किसी भी डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू। अगर आप इसको 100 देंगे तो अल्टीमेटली ये कोड क्या कर रहा था? ये 100 को 100 की लेक्सिकल वैल्यू में आइडेंटिफाई कर पा रहा था। अगर आप इसको 1+1 देंगे, सॉरी 1.1 देंगे, तो ये इसको 1.1 की एक्चुअली लेक्सिकल वैल्यू में आइडेंटिफाई कर पा रहा था, इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा था। तो इस वाली एग्जांपल को अगर आप याद करें तो हमें ये बात याद आएगी कि हर डिजिट के पास ना एक लेक्सिकल वैल्यू होती है। ठीक है, वो किसी ना किसी वेरिएबल में हमने स्टोर कराई होती है। तो जो भी लेक्सिकल वैल्यू यहाँ से हमें रिटर्न हुई थी, हमारे पास जब हमने टोकनाइजेशन की थी, तो हर कांस्टेंट जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर आया होगा, तो हर स्टेटमेंट की जो लेक्सिकल वैल्यू है ना, वो हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराई होगी। ये जो टोकन की हमने वैल्यू रिटर्न की है, ये रन टाइम पर हमने कहीं ना कहीं स्टोर की होगी। तो एक्चुअली ये जो हम f.val को एसोसिएट कर रहे हैं वैल्यू, ये कौन सी होनी चाहिए? ये वो होनी चाहिए जो उस टोकन की वैल्यू है। ठीक है, अगर 2 और +3 ये कोई है, तो एक्चुअली मेरे पास 3 टोकन आए होंगे। एक टोकन आया होगा 2, एक टोकन आया होगा प्लस, और एक टोकन आया होगा 3। ठीक है, लेकिन इसमें से 2 और 3 जो भी डिजिट्स हैं, ये 2 और 3 तो मैंने छोटे ले लिए, लेकिन ये 300 या 355 या कोई बड़ा नंबर भी हो सकता था। तो इन टोकन्स की वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि ये जो भी टोकन है, ये स्टेटमेंट काम तभी करेगी जब मेरे पास टोकन वैल्यू मौजूद होगी। अगर इस टोकन की मेरे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, तो स्टेटमेंट काम ही नहीं करेगी। लेकिन अगर ये सही तरीके से टोकनाइज हुआ है, तो जो भी उस टोकन की वैल्यू है, ये मुझे f.value के साथ एसोसिएट करनी है। और यही काम मुझे यहाँ भी करना है कि जो भी टोकन की वैल्यू है, इस केस में टोकन की वैल्यू होगी 3, तो मुझे f.value को क्या वैल्यू एट्रीब्यूट दे देना चाहिए? प्रोडक्शन नंबर 7 ये कहती है कि f.value की वैल्यू वो होनी चाहिए जो कि हमारे डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है। लेक्सिकल वैल्यू कहाँ से आएगी? लेक्सिकल एनालिसिस के टाइम पर जो हमने टोकनाइजेशन परफॉर्म की थी, उस टोकन की वैल्यू से आएगी। ठीक है, देन हमारे पास है प्रोडक्शन नंबर 5। प्रोडक्शन नंबर 5 ये कह रही है कि t.value की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वही जो f.val की है। तो यहाँ पर अगर f.val की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर t.value की वैल्यू भी यही होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक f.value ये भी है, ठीक है, और एक f.value ये भी है। इस वैल्यू के अंदर 2 पड़ा हुआ है, जबकि इस वैल्यू के अंदर 3 पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर इस t के अंदर 2 वैल्यू आनी चाहिए या 3? तो ये बहुत सीधी आनी सी चाहिए मैम। 2 आनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। इस रिकर्सिव फंक्शन को इस f की वैल्यू तो रिटर्न होगी, लेकिन इस f की वैल्यू कभी भी इस फंक्शन में रिटर्न नहीं हो सकती। तो कभी भी इस नोड का कोई एसोसिएशन इस वैल्यू के साथ नहीं होगा। तो हमेशा जो 2 वैल्यू जो कि f की एसोसिएटेड है, वो इस t के साथ ही आएगी। तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये जो 2 की वैल्यू इस f को मिली थी प्रोडक्शन नंबर 5 की वजह से और इसके सिमेंटिक एक्शन की वजह से, t.value को वही वैल्यू मिल जाएगी जो f.value के पास है। ठीक है, और यही काम यहाँ पर भी होगा कि t.value को वो वैल्यू मिल जाएगी जो इससे एसोसिएटेड f.value के पास है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी। देन हमारे पास ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। प्रोडक्शन नंबर 3 ये कहती है कि e.value की वैल्यू वही होनी चाहिए जो t.value की होनी चाहिए। अब फिर वही वाली बात जो अभी मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पर ये भी t है और ये भी t है, इन दोनों के पास वैल्यू है, लेकिन इस e का डाल दो, इस t से है ही नहीं। तो एक्चुअली इस e को कौन सी वैल्यू मिलेगी? इस t की वैल्यू इसको मिल नहीं सकती। इसको जो वैल्यू मिलेगी वो 2 ही होगी। तो अभी तक ये सारी असाइनमेंट्स सक्सेसफुल हो रही हैं। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू हम एसोसिएट करा दें जो कि पीछे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी रन टाइम एरर आ सकता है, यहाँ पर भी सिमेंटिक एरर आ सकता है। यहाँ पर सिमेंटिक एरर तब आएगा कब कि जब हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसकी टोकन हमारे पास वैल्यू नहीं है, या वो असाइन नहीं कराई जा सकती है, उसके अंदर टाइप का कोई चेंज है। अगर यहाँ पर टाइप का चेंज होता, लेट सपोज मैं 2 के साथ प्लस करा रही होती किसी स्ट्रिंग वैल्यू को या किसी कैरेक्टर वैल्यू को, तो यहाँ पर भी एरर आ सकता था सिमेंटिक। लेकिन अभी तक क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो असाइनमेंट बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म हो रही है।
ठीक है, फिर हम प्रोडक्शन नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं। प्रोडक्शन नंबर 2 ये कहती है कि आपके पास एक ई डॉट वैल्यू होना चाहिए और एक टी डॉट वैल्यू होना चाहिए। दो एट्रीब्यूट्स आपके पास हो तो ये सिमेंटिकली स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इस वक्त लकीली हमारे पास एक ई की वैल्यू भी मौजूद है और टी की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम वाकई ये एसोसिएट कर सकते हैं। तो फिर इस ई को वैल्यू क्या मिल जाएगी प्रोडक्शन नंबर 2 की वजह से, कि जो भी ई डॉट वैल्यू की वैल्यू है और टी डॉट वैल्यू की जो वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 5 हमारे इस ई डॉट वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्शन नंबर 1 है वो ये कहती है कि जो भी एल की लेक्सिकल वैल्यू है, सॉरी एल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो वही होनी चाहिए जो ई की वैल्यू हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 एक वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में टॉप डाउन पार्सिंग सही हुई, इससे मुझे पता चला कि स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेप में बॉटम अप पार्सिंग भी बिल्कुल ठीक हो गई और हर नोड इवैल्यूएट हो गया। मैं किसी भी नोड पर जाऊं तो मुझे उस नोड की वैल्यू मालूम है। अगर मैं इस नोड की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं इस नोड की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं इस नोड की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर पार्स ट्री बनने के बाद हम एक ऐसे ट्री तक पहुंच जाएं जिस ट्री के अंदर हर नोड को उसकी वैल्यू मालूम हो, तो ये एक बॉटम अप हमने ट्री बना दिया। ये सिमेंटिक ट्री है और ये सिमेंटिक ट्री हमें इस बात का अंदाजा दे सकता है कि स्टेटमेंट जो हमने दी है वो सिमेंटिकली करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट में सिमेंटिकली कोई फॉल्ट होता तो ये बॉटम अप पार्सिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम डिस्कशन जो कर रहे थे, जहां पर बात रह गई थी, वो थी एक्चुअली सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की। कि जब भी हम एट्रीब्यूट ग्रामर लिखते हैं तो ये जाहिर है कि आपका काम भी है, अगर आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको भी अपने जो है वो एट्रीब्यूट ग्रामर लिखनी होगी, जैसे कि ये है हमारे पास। तो एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर आपको प्रोडक्शन के साथ रूल्स एसोसिएट करने होते हैं और रूल के साथ एट्रीब्यूट। तो हमने यहाँ पर VAL एक एट्रीब्यूट लिया और हर प्रोडक्शन के अंदर उस VAL के अंदर कोई चेंज परफॉर्म किया। अब ये VAL एट्रीब्यूट या जो आप कोई भी एट्रीब्यूट ले रहे हैं वो एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड हो सकता है या इनहेरिटेड हो सकता है। दोनों तरह के एट्रीब्यूट होना मुमकिन है। जो एक एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा हमें कहाँ से मिले। अगर मुझे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू पता लगानी है तो मैं उस वैल्यू को उसके चाइल्ड से लूं। जब मैं मुझे f की वैल्यू पता लगानी थी तो मैंने इसके चाइल्ड से पता किया। जब मुझे t की वैल्यू पता लगानी थी तो मैंने इसके चाइल्ड नोड से पता किया। जब मुझे e की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी तो मैंने इसके चाइल्ड नोड से पता किया। और यही साइकिल यहाँ पर भी चली। हर दफा वैल्यू कहाँ से इवैल्यूएट हुई, चाइल्ड से। और जब तक कि हम यहाँ पहुंचे तो ये हालांकि दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहा था, एक ई के कॉम्बिनेशन से और एक टी डॉट वेल के कॉम्बिनेशन से। इवन देन हमें इवैल्यूएट कहाँ से हुई वैल्यू, ये चिल्ड्रन से हुई। तो दिखने में ऐसा लगता है कि हमेशा हर ग्रामर के केस में, चाहे कोई भी ग्रामर होगी, हमेशा ऐसा ही होगा शायद कि जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की वो कहाँ से इवैल्यूएट हो, चाइल्ड से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एट्रीब्यूट की वैल्यू चाइल्ड से भी इवैल्यूएट हो सकती है, लेकिन सिबलिंग या पेरेंट से भी इवैल्यूएट हो सकती है। तो वो हमने शायद एग्जांपल अभी तक देखी नहीं है, आज की क्लास में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक हमें जो बात समझ में आ जानी चाहिए, ये जो एग्जांपल अभी अभी हमने देखी, इस एग्जांपल के अंदर ये जो एट्रीब्यूट है जिसको हम कह रहे हैं वेल, ये वेल एट्रीब्यूट किस तरह का एट्रीब्यूट है, ये एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। क्यों सिंथेसाइज्ड है, इसलिए सिंथेसाइज्ड है कि हर दफा अगर मुझे वैल्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी चाहिए, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं कहाँ रेफर कर रही हूँ, उस नोड के चाइल्ड से रेफर कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट दो तरह के हो सकते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट हो सकते हैं सिंथेसाइज्ड और हमारे पास इनहेरिटेड। ठीक है, an attribute is said to be synthesized if its value at a parse tree node n is determined from attribute value at the children of n or n itself. अगर मुझे किसी चाइल्ड पे किसी भी वैल्यू नोड की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, लेट्स सपोज कि ये कोई नोड है n, कोई भी हो सकता है, केस स्टडी के लिए मैं ले लेती हूँ कि ये n एक नोड है और मैं इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना चाहती हूँ। तो मुझे इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी n के चिल्ड्रन से। ठीक है, या तो n के चिल्ड्रन से, या अगर ये n कोई नोड है तो हो सकता है कि मुझे इसकी वैल्यू इसी नोड पर मिल जाए, या तो उस नोड पर ऑलरेडी उसकी वैल्यू मौजूद होगी, या तो नोड
n पे ही उसकी वैल्यू मौजूद होगी, या अगर n पे उसकी वैल्यू मौजूद नहीं है तो मुझे उसके चिल्ड्रन से रेफर करना पड़ेगा। अगर पार्स ट्री की सिचुएशन ऐसी है, अगर हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इवैल्यूएशन इस तरह से परफॉर्म हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एट्रीब्यूट को हम कहेंगे सिंथेसाइज, जो कि अभी हमने एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की। ये एक्चुअली एग्जांपल क्या कह रही है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि हर दफा वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है चिल्ड्रन की तरफ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिंथेसाइज्ड होंगे। एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा अंदाजा होगा कि इसका ऑपोजिट केस कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ, और वो स्टेटमेंट भी शायद यहाँ पर लिखी है, ये लिखी। मैं हाथ से लिख लूंगी। ठीक है, मैं ले लेती हूँ फ्लोट ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में नहीं की थी ना। नो मैम। हम्म ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई स्टेटमेंट है जिसको हम पार्स करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सिंटेक्स एनालिसिस ही होगा और हम आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट पार्स हो भी सकती है या नहीं। तो जाहिर है कैसे पार्स होगी कि हम सबसे पहले डी हमारे पास एक नोड होगा और डी प्रोड्यूस कर सकता होगा टी और एल। ठीक है, अच्छा टी हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा इस स्टेटमेंट के केस में, टी इंटीजर भी प्रोड्यूस कर सकता है और फ्लोट भी। तो ओके हमारा केस जो है, ओके हमारे केस में इसके अंदर आना चाहिए ओके। फ्लोट, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास एल की भी दो प्रोडक्शन है। एल या तो अकेले आईडी को प्रोड्यूस कर सकता है या एल कॉमा आईडी को। ठीक है, तो अगर एक अकेला आईडी होगा तो प्रोडक्शन नंबर 5 हिट होगी और हमें आईडी मिल जाएगा। लेकिन अगर आईडी की लिस्ट होगी तो एल कॉमा आईडी हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल, क्योंकि हमारे पास 3 आईडीज हैं, लिस्ट है, तो हम किससे इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम एल कॉमा आईडी से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एल कॉमा आईडी, तो पहला आईडी मुझे मिल गया, लेकिन बाकी सब कुछ अभी एल के अंदर पड़ा हुआ है। एल से मैं एक बार फिर से प्रोड्यूस करवा सकती हूँ एल कॉमा आईडी। ठीक है, ये प्रोडक्शन नंबर कौन सी है, ये भी प्रोडक्शन नंबर 4 है और ये भी प्रोडक्शन नंबर 4 है दोबारा से। ठीक है, हमें मिल रहा है एल कॉमा आईडी, एक और आईडी मुझे मिल चुका है। और लास्ट मेरे पास, अगर एल को सिर्फ एक आईडी चाहिए होता है तो हम प्रोडक्शन नंबर 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको सिर्फ एक ही आईडी चाहिए। तो इस दफा एल क्या प्रोड्यूस करेगा, इस दफा एल प्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ आईडी। ठीक है, ये टी प्रोड्यूसेस फ्लोट, ये कौन सी प्रोडक्शन थी, ये प्रोडक्शन नंबर 3 थी। और डी प्रोड्यूसेस टी एल, ये कौन सी प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन नंबर 1। तो ये स्टेटमेंट पार्स हो गई है क्योंकि ये इस ग्रामर से जो है इसका पार्स ट्री जनरेट हो पा रहा है। यहाँ तक तो आई थिंक कि सबको क्लियर ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अब हम इसको इवेल्युएट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यूज इवेल्युएट किस तरह से होंगी। ठीक है, हमारे पास हर प्रोडक्शन के लिए सामने सिमेंटिक रूल्स लिखे हुए हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से इवेल्युएट होंगी।
तो मेरे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट का नाम है टाइप और दूसरे एट्रीब्यूट का नाम है INH। ठीक है, INH आपको याद दिलाने के लिए कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, लेकिन आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये तो सिंथेसाइज्ड है, जब भी मुझे टाइप की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं चिल्ड्रन को रेफर कर रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे INH की वैल्यू चाहिए होगी तो इंपॉर्टेंट बात ये कि इस एग्जाम्पल में कभी भी हम चिल्ड्रन को रेफर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल नीचे से देखते हैं कि लेट सपोज अगर मैं इस प्रोडक्शन को देखो, इवेल्युएट करते हैं, कौन सा कलर लूं, कोई डिफरेंट कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अगर मुझे इस वक्त प्रोडक्शन नंबर 3 के केस में टी की वैल्यू चाहिए तो प्रोडक्शन नंबर 3 कहती है कि टी डॉट टाइप की वैल्यू फ्लोट हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो सीधा सीधा है, टी डॉट टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोट। अच्छा, ये भी मजे की बात है कि ये फ्लोट इसको वैल्यू तो मिली है, लेकिन ये फ्लोट इसको सिंथेसाइज्ड वैल्यू नहीं मिली। अगर इसको सिंथेसाइज्ड मिली मैम होती जी। मैम ये हमारे पास जो इनपुट है फ्लोट आईडी कमा आईडी कमा आईडी, हम्म। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्शन नंबर 4 ली है वो इनपुट के हिसाब से हमने बनाई है कि जो कामा आ रही है वो एल कामा आईडी आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा ब्रूट फोर्स अप्रोच भी हो सकती थी, हो सकता था कि आप हर दफा पहले एल कॉमा आईडी लेते, लेकिन जब आप यहाँ पर एल कॉमा आईडी ले लेते तो ये पार्स ट्री नहीं बनता, तो फिर आप दूसरी प्रोडक्शन की तरफ जाते हो। तो कंपाइलर जब रन टाइम पर काम करता है तो वो काम ब्रूट फोर्स से ही करता है, वो उसको सबसे पहले जो प्रोडक्शन नजर आती है वो उसको पिक करता है, लेकिन फिर हो सकता है कि उसको, क्योंकि अभी तक हम उस तरीके से तो नहीं जा रहे हैं ना कि हमने पार्सिंग टेबल तो नहीं बताई है कि हमें एग्जैक्टली पता होगा। या तो नंबर वन ये है कि आपके पास कोई पार्ट्स टेबल पहले से बनी हुई होगी जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी है, तो आप अगर पार्ट्स टेबल के हिसाब से पार्ट्स करें तो एग्जैक्टली आपको पता होगा कि किस वक्त कौन से सिंबल के केस में, कॉमा के केस में हमें किस तरफ जाना है और इक्वल टू के केस में किस तरफ जाना है। ठीक है, तो हमें पता होगा। इस वक्त मैं उस डिटेल को बिल्कुल मैंने इग्नोर कर दिया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि वो पहले एल कॉमा आईडी को ट्राई करता, पहले वो प्रोडक्शन नंबर 5 को ट्राई करता, सिमेंटिक एरर आता, पार्ट्स नहीं होता, तो तब भी वो ये एक और प्रोडक्शन को अटेम्प्ट तो करके देखता। तो रन टाइम पे पार्ट्स ट्री हमेशा यही करता है कि सारी प्रोडक्शन को अटेम्प्ट करके देखता है, और जब किसी से भी पार्ट्स नहीं होता तब कहीं जाकर एरर आता है। ठीक है, लेकिन जो हम रियल सही वर्ल्ड है। केस की बात करें तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जब आप अपना सिमेंटिक एनालाइजर और सिंटेक्ट एनालाइजर बनाते हैं तो आपके पास एक पार्ट्स टेबल होनी चाहिए। पार्ट्स टेबल का फायदा ये होता है कि उसमें हर सेल के अंदर एक ही प्रोडक्शन होती है और आपको पता होता है कि किस लुक अहेड सिंबल के केस में आपको कौन सी प्रोडक्शन की तरफ जाना है, वहां पर कोई एम्बिग्युइटी कभी होती ही नहीं। तो आपकी ये जो, अगर आप इसकी पार्सिंग टेबल बनाएंगे, चाहे आप LR1 पार्सिंग टेबल बनाएं, चाहे आप CLR1 पार्सिंग टेबल बनाएं, लेकिन उस केस में जब आपकी पार्सिंग टेबल बन चुकी होगी तो आपको हर स्टेट पर पता होगा कि कैसे इस स्टेटमेंट को पार्स होना है और किस सिंबल के केस में हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ सही पर है। क्या कर रहे थे कि हमने प्रोडक्शन नंबर 3 में इसकी टाइप को एसोसिएट किया फ्लोट से। अब ये फ्लोट इसको वैल्यू मिली, लेकिन यहाँ पर ये बात देखने की है कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट नहीं है, फ्लोट को इसके चाइल्ड से वैल्यू नहीं मिली है, बल्कि हमने डायरेक्टली असाइन कर दी है कि भाई अगर प्रोडक्शन नंबर 3 आ रही है तो उसको डायरेक्टली फ्लोट ही वैल्यू दे दो, चाइल्ड पे जो भी वैल्यू है वो उससे हम इस रीड नहीं कर रहे। उसके बाद आगे देख रहे हैं, अब यहाँ पर डी पे आते हैं। प्रोडक्शन नंबर 1 डी कहती है कि L.INH कोई एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, T डॉट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली L.INH की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी जो किसकी है, टी डॉट टाइप की। तो यहाँ तक जब मैं पहुंची हूँ तो मुझे टी डॉट टाइप की वैल्यू मिल चुकी होगी, तो ये यहाँ पर डी को क्या वैल्यू मिल जाएगी, फ्लोट। फ्लोट ही मिल जाएगी एग्जैक्टली exactly. क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है जिसको हम कह रहे हैं फ्लोट। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इस साइड पर। ठीक है, ये है प्रोडक्शन नंबर 5। प्रोडक्शन नंबर 5 ये कह रही है कि हमें टाइप मिलनी चाहिए, इस टाइप को एक वैल्यू मिल जानी चाहिए
और वो वैल्यू क्या होगी, एक टाइप नई ऐड करो, उसका नाम होना चाहिए id डॉट एंट्री। id डॉट एंट्री यानी कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ये तो हमने टाइप लिखी ना, यूजर ने हो सकता है ABC लिखा हो, यूजर ने लिखा हो फ्लोट A, B, C। अगर मैं तीनों आईडी लिख दूंगी तो रन टाइम पर एरर आएगा ना। ये आईडी तो हम सिर्फ समझने के लिए लिखते हैं, एक्चुअली तो यूजर ने वेरिएबल का नाम लिखा होता है, या तो वो ABC हो सकता है, ID1, ID2, ID3 हो सकता है। तो जो भी यूजर ने जो टोकन दिया है उस आईडी का जो भी जो आपका एट्रीब्यूट टेबल है, जो आपकी सिंबल टेबल है, उस सिंबल टेबल के अंदर जो भी आईडी की वैल्यू है, सबसे पहले तो हमारे पास आईडी की वो वैल्यू होनी चाहिए। लेट सपोज अगर यूजर ने ए लिखा है तो यहाँ पर वैल्यू ए होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ए की टाइप क्या होनी चाहिए, ए की टाइप वो होनी चाहिए जो कि किसकी है, जो जो कि एल डॉट आई एन एच, ठीक है। ये जो थी ये एक्चुअली क्या है, एल डॉट आई एन एच। अगर मैं इसको सही तरह से लिख पाऊं, ये था एल डॉट आई एन एच, और इसको हमने वैल्यू क्या दे दी थी, इसको हमने वैल्यू दे दी थी फ्लोट। नीचे आने से पहले, ये नीचे का पार्सिंग शुरू करने से पहले हम ये अटेम्प्ट कर चुके, तो हमारे पास आई एन एच की वैल्यू पड़ी है और वो वैल्यू है फ्लोट। तो यहाँ पर इस स्टेज पे वो कह रहा है कि सबसे पहले तो आईडी की एंट्री उठाओ, अगर यूजर ने ए लिखा है तो वो एंट्री पिक करें, और उस एंट्री को एट्रीब्यूट वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, उसको वैल्यू वो मिलनी चाहिए जो कि एल डॉट आई एन एच की वैल्यू है, जो कि यहाँ पर है फ्लोट। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसको वैल्यू कहाँ से मिली, ये जो इसको फ्लोट वैल्यू मिली, क्या ये इसको अपने चाइल्ड से वैल्यू मिली, नहीं, जो कि पिछले केस में हो रहा था। पिछला वाला जो हमने एग्जांपल देखी थी, इस एग्जांपल में आप देखें तो जब हमें ये 3 वैल्यू मिल रही थी तो वो कहाँ से मिल रही थी, एफ डॉट वैल्यू को ये 3 वैल्यू इसके चाइल्ड से मिल रही थी, हम बॉटम अप चल रहे थे। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल के अंदर देखें, अभी अभी जो ये एल को वैल्यू मिली है फ्लोट, ये फ्लोट कहाँ से मिली है, ये फ्लोट यहाँ से नहीं मिली, ये फ्लोट इसके पेरेंट से मिली है। अभी इसको वैल्यू नहीं मिल पाएगी एल डॉट आई एन एच को, इसको रेफर करना पड़ेगा अपने पेरेंट को, और फिर इसको रेफर करना पड़ेगा अपने पेरेंट को, और अल्टीमेटली पता चलेगा इस वाले आईडी को फ्लोट दी जाएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले आई एन एच की वैल्यू इसको फ्लोट मिलेगी, और इसको फ्लोट मिलेगी अपने पेरेंट से, क्योंकि इसके पेरेंट के पास एक फ्लोट वैल्यू मौजूद होगी। ये आईडी इसको तो नहीं पता ना, ये आई एन एच यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये जो आई एन एच की वैल्यू है ये इधर तो एक्सेसिबल नहीं होगी, इधर भी एक्सेसिबल नहीं होगी, तो इनमें से कोई भी इवैल्यूएट नहीं हो पाएगा। लेकिन असल में इवैल्यूएट कौन सा हो जाएगा, इवैल्यूएट हो जाएगा ये वाला आईडी। जब इस आईडी को हम देना चाहेंगे तो इसको वैल्यू मिल जाएगी फ्लोट। इसी की बुनियाद पर ये भी प्रोडक्शन नंबर 4 है, तो इसको भी वैल्यू मिल जाएगी फ्लोट, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली इसको भी वैल्यू मिल जाएगी फ्लोट। तो अब आप देखें कि ये भी हमने पार्स ट्री बनाया, और यहाँ पर भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं एट्रीब्यूट की वैल्यूज, लेकिन यहाँ पर जो एट्रीब्यूट को वैल्यूज मिल रही है वो उसके चाइल्ड से नहीं मिल रही। यहाँ पर एट्रीब्यूट को जो वैल्यूज मिल रही है वो या तो नोड से मिल रही है या नोड को उसके पेरेंट से मिल रही है। तो हमारे पास एट्रीब्यूट दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, मगर दूसरे होते हैं inherited attribute. And an inherited attribute is said to be inherited if value at a parse tree node n is determined from the attribute values at the parent of n, sibling of n, or n itself. ठीक है, बच्चे से जो नीचे जो लीफ नोड है उससे नहीं हमें वैल्यू पता चलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी या तो पेरेंट से या उसके सिबलिंग से। जैसे इनहेरिटेंस जो हमारा रियल वर्ल्ड ह्यूमन जो वैल्यूज होती हैं उनमें इनहेरिटेंस ऐसी होती है ना कि हमें इनहेरिटेंस अपने पेरेंट्स से मिलती है या अपने बहन भाइयों से मिलती है, ठीक है। किसी बड़े भाई की कोई चीज है तो जाहिर है उनके बाद हमें मिल जाती है, हमारे पेरेंट की कोई चीज है तो उनके बाद हमें मिल जाती है वो चीज। तो इसी तरह एट्रीब्यूट की केस में भी ये चीज हो सकती है कि हमारे जो ग्रामर के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को एक्चुअली वैल्यू मिल रही है उनके पेरेंट्स से, जो जैसे कि यहाँ पर हुआ, इनको फ्लोट्स कहाँ से मिला, इन सबको फ्लोट मिला इनके पेरेंट्स से। तो अब ये जो आई एन एच एट्रीब्यूट है ये एक्चुअली इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ठीक है। जहां जहां ये आई एन एच एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है एक्चुअली एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना पड़ेगा इनके पेरेंट्स से। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट नहीं कह सकते, ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है जिनको इवेल्युएट करने के लिए हमें रेफर करना पड़ता है पेरेंट की तरफ या सिबलिंग की तरफ। थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर हो?
ठीक है, ये इसका पार्स ट्री बुक में भी बना हुआ है, बुक में इन डेप्थ इसको पढ़ सकते हैं। जो बात अभी हमने डिस्कस की है, पार्स ट्री बनाकर समझाया गया है कि किस तरह जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं वो इनहेरिट हो रही हैं। इस INH ने वैल्यू इनहेरिट की अपने सिबलिंग से। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये T को एक्चुअली वैल्यू मिल गई थी, लेकिन ये T की वैल्यू L ने इनहेरिट की, तो ये अपने सिबलिंग से इनहेरिट की। और फिर आगे चल के हम देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज जो है वो इनहेरिट हो रही है, हर एट्रीब्यूट। अब ये L इनहेरिट कर रहा है इस L से, और ये L इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट L से। तो ये सिबलिंग से भी इनहेरिटेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप पेरेंट से इनहेरिटेंस भी देख सकते हैं, जैसे हमने किया कि ये जो इनहेरिट हुआ F, ये एक्चुअली सिबलिंग से इनहेरिट हुआ था, लेकिन उसके बाद जितने भी F इनहेरिट हुए हैं वो एक्चुअली पेरेंट से इनहेरिट हुए। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जिससे आपको अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्रामर हम बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं। ये वही ग्रामर है कि जो कैलकुलेटर की ग्रामर है, इसके अंदर वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट भी मौजूद है जो कि सिंथेसाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर दूसरे एट्रीब्यूट भी मौजूद है। हम इनपुट वही लेते हैं जो बुक में दिया गया हो। बुक में इनपुट लिया गया है 3 × 5 ना, तो हम यहाँ पर यही देते हैं ताकि हम अगर कहीं गलती करें तो पता चल जाए। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं जी, 3 × 5। सबसे पहले पार्स ट्री बनाना पड़ेगा। टी से स्टार्ट होगा हमारा पार्स ट्री। टी प्रोड्यूस करेगा एफ टी डैश। ठीक है, देन टी डैश क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टार एफ एंड टी डैश। ठीक है, ये कौन सी प्रोडक्शन थी? प्रोडक्शन नंबर 1, जबकि ये कौन सी प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट प्रोडक्शन मेरे पास कौन सी होनी चाहिए? एफ के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 4 चलाऊंगी मैं, और जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 3। बिल्कुल सही जी सागर। ठीक है, और एफ क्या प्रोड्यूस करेगा? एफ वही प्रोड्यूस करेगा जो कि यहाँ पर टोकन की वैल्यू होगी। टोकन की वैल्यू इधर होगी 5, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5। जबकि टी डैश क्या प्रोड्यूस करेगा? टी डैश प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक से लिखो। ठीक है, पहले यहां से करते हैं। इसके पास आएगी 3 वैल्यू। ठीक है, इसके पास मल्टीप्लाई हमें मिल चुका, 3 मिल चुका, तो अब नेक्स्ट हमें मिलेगा यहाँ पर 5। और यहाँ पर टी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? टी डैश प्रोड्यूस कर रहा होगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट पार्ट्स हो गई 3 × 5। ये प्रोडक्शन नंबर कौन सी है? ये है प्रोडक्शन नंबर 4। ठीक है, ये पार्सिंग तो 100% सबको क्लियर होगी। एप्सिलॉन की वजह से कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। हमारे पास इनपुट है 3 × 5, और हम इस ग्रामर को दे रहे हैं, और इस ग्रामर से हमने पार्स कर लिया। अगर ये स्टेटमेंट गलत होती तो जाहिर है पार्स ट्री जनरेट ही नहीं हो पाता। पार्स ट्री जनरेट हो गया, इसका मतलब है सिंटेक्टिकली हम करेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इसका अभी ये मतलब नहीं कि हम सिमेंटिकली भी करेक्ट है। हो सकता है सिंटेक्टिकली करेक्ट हो, सिमेंटिकली रॉन्ग होते। तो अब क्या करना पड़ेगा? सिमेंटिक एनालिसिस के लिए हमें इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन नंबर 4 कहती है कि एफ डॉट वैल्यू की वैल्यू वही होनी चाहिए जो कि डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू। यहाँ पर डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है 3, तो ये हमें मिल जाएगी।
यहाँ तक हम सिंटैक्टिकली ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट की लेक्सिकल वैल्यू है जो कि हम f.val को असाइन कर देंगे। यही काम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर डिजिट के पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, ठीक है। अगर कोई सो रहा था तो अब जाग जाएगा। ये प्रोडक्शन नंबर 3 है। प्रोडक्शन नंबर 3 ये कहती है कि S का एक एट्रीब्यूट है सिंथेसाइज्ड, उसकी वैल्यू वो होनी चाहिए जो t.inh की वैल्यू है। यहां पर मैं क्या वैल्यू रखूं? इसके लिए मैम पहले इसके पेरेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ठीक है ना। जब तक हम पिछले वाले कर रहे थे, जो हमने पिछला पार्स ट्री किया कैलकुलेटर वाला, अगर आपको याद हो, ये सिंपली इजीली हमने ये वाला जो है पार्स ट्री बना लिया था और इसको इवेल्युएट कर लिया था। यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई थी। हर बार हम जिस नोड पर आए उस नोड की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू मौजूद थी हमारे पास, और हमने इजीली वो वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी। लेकिन इस वक्त हम जिस पोजिशन पर खड़े हुए इस पर्टिकुलर केस में, तो हम देखें कि हमारे पास ये क्या हो गया, कैसे जाएगा? ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास t के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए, t.synthesize को मुझे एक वैल्यू देनी है, लेकिन वो वैल्यू inh नाम की तो कोई वैल्यू अभी तक मैंने इवेल्युएट ही नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू इवेल्युएट करना 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ और काम करती हूँ, मैं जाऊंगी इधर। ठीक है, इसको इवेल्युएट करके देखते हैं। ये कौन सा प्रोडक्शन है? ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। प्रोडक्शन नंबर 2 कहती है कि t.inh की वैल्यू वो होगी, चलो अच्छा कोशिश करते हैं भाई, inh की वैल्यू मिलने वाली है। inh की वैल्यू वो होगी, फिर यहाँ पर t.inh लिखा हुआ है, ये कहां से लाऊं? तो अभी भी मैं इसको इवेल्युएट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास inh की वैल्यू है ही नहीं। inh को वैल्यू एसोसिएट करने के लिए वो फिर कह रहा है कि आपके पास inh होना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं इवेल्युएट इसको नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसको भी अधूरा छोड़ूंगी और फिर मैं आगे की तरफ चलूंगी। चलो इधर चलते हैं। ये है प्रोडक्शन नंबर 1। प्रोडक्शन नंबर 1 ये कह रही है कि t.inh की वैल्यू वो होनी चाहिए जो f.val है। चलो शुक्र है, तो अब मुझे t.inh की एक वैल्यू मिली है। अगर मैं इसको सही से लिखूं, यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट होगा और उस एट्रीब्यूट का नाम होगा t.inh, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, और यहाँ मैं वो वैल्यू क्या असाइन करूंगी? वो वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी f.val। तो ये मैं आइडेंटिफाई कर पाई। ठीक है, और अब t.val की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, t.val की वैल्यू वो होगी जो t-synthesized की वैल्यू है। अब t-synthesized की वैल्यू अगेन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये है प्रोडक्शन नंबर 2। प्रोडक्शन नंबर 2 मुझसे क्या कह रही है कि t.inh की वैल्यू वो होनी चाहिए जो कि t.inh की ऑलरेडी मौजूद है एक वैल्यू मेरे पास, ये होनी चाहिए, और f की एक वैल्यू होनी चाहिए। यानी इस नोड पर पहुंचकर मेरे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए। एक इसके पास t.inh की जो कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो मेरे पास है 3। इस नोड की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका फोकस इस वाले नोड पर होना चाहिए और इधर होना चाहिए। ये देखें, t.inh के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक inh की वैल्यू होनी चाहिए जो कि है मेरे पास 3 है, और दूसरी मेरे पास क्या होनी चाहिए? f की वैल्यू होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ f की वैल्यू भी मौजूद है। तो इस नोड के पास दोनों ही ब्रांचेस मौजूद हैं, एक 3 वाली ब्रांच जहां पर 3 पड़ा होगा और एक f वाली ब्रांच जहां पर 5 पड़ा होगा। तो कह रहा है कि t.inh की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो जो 3 मल्टीप्लाई बाय f की वैल्यू। तो यहाँ पर इस t को वैल्यू क्या मिल जाएगी? इस t को वैल्यू मिल जाएगी 15। ठीक है, और ये 15 कहाँ से मिली? 5 इधर से मिला, लेकिन 3 इसको इसके पेरेंट से मिला, और तब कहीं जाकर इसकी वैल्यू हुई 15। ठीक है,
और इधर देखते हैं प्रोडक्शन नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर भी हम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये कह रहा है कि टी डैश जो है वो नल के बराबर है, तो यहाँ पर हम नल एक्चुअली नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि पुरानी वाली जो वैल्यू आई एन एच की चलती हुई आ रही है वही वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो हमारे पास टी डॉट आई एन एच की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर टी डॉट आई एन एच की वैल्यू होगी 15। तो यहाँ पर हमें मिलेगी एक्चुअली 15, और इसको 15 मिली है इसके पेरेंट से। ठीक है, जबकि इसको जो वैल्यू मिली है वो आधी इसके पेरेंट से मिली है और आधी इसके चाइल्ड से मिली है। तो ये एक ऐसी ग्रामर है कि जिसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो कंबाइंड है। कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चाइल्ड से मिल पा रही है, जैसे कि ये, इसको वैल्यू चाइल्ड से मिल गई, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स को वैल्यू जो है वो वेट करना पड़ रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये भी एक ऐसी एट्रीब्यूट ग्रामर है कि जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट ग्रामर बेसिकली जो है वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट से रिलेटेड ग्रामर है। वो ग्रामर है कि जहां पर हर नोड के जो एट्रीब्यूट है वो कहाँ से इवेल्युएट होगा, वो उसके पेरेंट से इवेल्युएट होगा। ये बुक के हिसाब से इसका पार्ट ट्री बना हुआ है, आप हर स्टेज पर जाकर इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स के जहां पर एट्रीब्यूट की वैल्यू उसके चिल्ड्रन से आइडेंटिफाई ना हो पाए, बल्कि हमें पेरेंट या सिबलिंग की तरफ जाना पड़े, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और यहाँ पर डिस्कशन बीच में हमारी रुक ना जाए तो मैं जरा जल्दी से एक दो स्लाइड स्किप करके आगे जा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास दो तरह की सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होती है, एक को हम कहते हैं एस एट्रीब्यूटेड और एक को हम कहते हैं एल एट्रीब्यूटेड। एस एट्रीब्यूटेड वो होती है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ सारे एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड हो। ठीक है, हर एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड हो, जैसे कि हमने पहली एग्जांपल ली थी। ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर को हम क्या कह सकते हैं, इस ग्रामर को हम कह सकते हैं एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं सिंथेसाइज्ड। तो अगर आप अपनी ग्रामर के अंदर सारे एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड रखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। लेकिन फिर हमारे पास एक ग्रामर होती है एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर कौन सी ग्रामर होती है, एक ऐसी ग्रामर कि जिसके अंदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट मौजूद हो और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी मौजूद हो। जैसे हमने ये एग्जांपल देखी कि इसके अंदर देखें एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है वो, इसमें तो सारे इनहेरिटेड थे, इसमें सिंथेसाइज्ड कोई था ही नहीं। लेकिन जो अभी अभी हमने दूसरी एग्जांपल देखी, यहाँ पर हमारे पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स भी मौजूद है। तो वो तमाम ग्रामर्स के जिनके अंदर एट्रीब्यूट सिंथेसाइज भी हो और इनहेरिटेड भी हो तो उसको हम कहते हैं एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। जितनी भी ग्रामर्स हैं वो तमाम एल एट्रीब्यूटेड होती हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट तो जरूर होते हैं, लेकिन कुछ एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर जो है वो एस एट्रीब्यूटेड भी होती है। एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, कोई भी इनहेरिटेड नहीं है। लेकिन एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर वो ग्रामर होती है कि जिसके अंदर हो सकता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हो और जिसके अंदर हो सकता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है, तो जहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी हो, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हो, उसको हम कहते हैं एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हो उसको हम कहते हैं एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। तो अभी तक जो कुछ भी मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसमें? ठीक है, कि हमारे पास एट्रीब्यूट ग्रामर होती है। एट्रीब्यूट ग्रामर बेसिकली इस्तेमाल होती है सेमेंटिक एनालिसिस के लिए। एट्रीब्यूट ग्रामर के अंदर हम क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट्स को एसोसिएट करते हैं ग्रामर सिंबल के साथ। एट्रीब्यूट होते हैं प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स, प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स को हम एसोसिएट कर देते हैं अपनी ग्रामर के साथ और उनको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। अगर जो एट्रीब्यूट हमने अपनी ग्रामर के अंदर लिए हैं वो सारे के सारे सिंथेसाइज्ड है, अगर वो सारे के सारे एट्रीब्यूट अपने पेरेंट से चाइल्ड से वैल्यू ले रहे हैं, तो ऐसी ग्रामर को हम कहते हैं एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। एक एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स किस तरह के होते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, वो अपने चिल्ड्रन से वैल्यू ले रहे होते हैं।
जबकि जो एक एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर होती है उसके अंदर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। आप जब अपनी ग्रामर लिखेंगे एट्रीब्यूट ग्रामर, तो वो एस एट्रीब्यूटेड भी हो सकती है, लेकिन वो एल एट्रीब्यूटेड भी हो सकती है। एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर के केस में वेरिएबल्स को इवेल्युएट करने के लिए आपको पेरेंट की तरफ देखना पड़ता है, पहले पेरेंट को इवेल्युएट करना पड़ता है, पहले सिबलिंग को इवेल्युएट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपको उस नोड की वैल्यू मिलती है। जबकि एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर के केस में आप हमेशा नोड के चाइल्ड को पहले इवेल्युएट करते हैं और फिर आपको उसके पेरेंट की वैल्यू मिल जाती है। मैम जी ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट थे, उसमें था एक एड टाइप फंक्शन टाइप कोई चीज थी, तो वो पर बताए मुझे कहाँ पर ये। हाँ ये एड टाइप है ना सेमेंटिक रूल्स में, जी जी, ये हमने एक तो इसका फंक्शन बनाया। बताया। एक्चुअली कुछ भी नहीं लिखा है, ये सिमेंटिक रूल में जो लिखा है ना, ये कोई प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिखी होगी। जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो हमने प्रिंट एफ देखा था कि भाई हो सकता है सिर्फ प्रिंट का इंस्ट्रक्शन हो। अब यहाँ पर एक फंक्शन लिखा गया कि जितनी दफा ये प्रोडक्शन आएगी एल प्रोड्यूसेस आईडी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी दफा कोई आईडी आएगा तो उस उतनी दफा हमें एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन, जहां पर क्या होगा, उसको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। इसको दोबारा करते हैं, चलें। ठीक है, लेट सपोज यूजर ने लिखा, मैं क्योंकि आपको सिर्फ ये ऐड टाइप का ही पूछना है ना, तो मैं एक आसान सी इंस्ट्रक्शन ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ इंटीजर ए। ठीक है, यूजर ने ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, तो अब ये कैसे इवेल्युएट होगी? ये इवेल्युएट होगी, सबसे पहले तो जाहिर है कि हमारे पास होगा एक अदद डी, डी प्रोड्यूस करेगा टी एल, और ये है प्रोडक्शन नंबर 1। ठीक है, टी प्रोड्यूस करेगा क्या? टी प्रोड्यूस करेगा आई एन टी, और ये है प्रोडक्शन नंबर 2। ठीक है, एल क्या प्रोड्यूस करेगा? एल प्रोड्यूस करेगा आईडी। आईडी। ठीक है, और ये है प्रोडक्शन नंबर 5। तो पार्ट्स हो गया, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्शन नंबर 2 हुई थी, प्रोडक्शन नंबर 2 के केस में क्या होगा? प्रोडक्शन नंबर 2 के केस में टी डॉट टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी डॉट टाइप की वैल्यू हो जाएगी आई एन टी। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको मुझे इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इधर, प्रोडक्शन नंबर 5। प्रोडक्शन नंबर 5 कहती है ऐड टाइप, एक फंक्शन कॉल होगा प्रोडक्शन नंबर 5 के केस में, और उस प्रोडक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट ऐड टाइप, ऐड टाइप एक फंक्शन होगा, उसको id डॉट एंट्री, जो भी आपके टोकन की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर टोकन की वैल्यू क्या होगी? ऐड टाइप नाम का एक फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होगी, और उस फंक्शन कॉल को पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा? a। ठीक है, ये आया id डॉट एंट्री। id डॉट एंट्री का मतलब है कि id की लेक्सिकल वैल्यू सिंबल टेबल से उठाना पड़ेगा। ये तो हमें पता चल गया कि ये एक टोकन है, एक टोकन है int और एक टोकन है a। तो इस टोकन की एक्चुअली वैल्यू क्या होगी? ये तो हमें आईडी पता होगा ना कि आईडी टाइप का, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी एंट्री क्या है सिंबल टेबल के अंदर, वो एंट्री हमें पिक करनी पड़ेगी। वो एंट्री शायद हमें a मिल जाए जो यूजर ने लिखा। और दूसरा है l डॉट आई एन एच। एल डॉट आई एन एच यानी कि वो वैल्यू उठाओ जो कि वैल्यू हमें मिली है। तो एल डॉट आई एन एच क्योंकि हमारे पास नहीं होगा, तो इसको भी इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें पेरेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको टाइप वैल्यू आई एन टी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन कॉल है, बजाय इसके कि हम किसी वेरिएबल को कुछ एसोसिएट करेंगे, ये फंक्शन हमें कॉल करना होगा, और उसके फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे ताकि हम एक नई टाइप क्रिएट कर सकें। इससे पहले तक हमारे पास टाइप नहीं थी, जितने भी आईडी आएंगे उतनी दफा टाइप नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा, और उसको वैल्यू क्या मिलेगी? उसको वैल्यू यही मिलेगी
एक्चुअली फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका वेरिएबल का नाम और दूसरा उसकी टाइप जो कि मिलेगी पेरेंट से। समझ में आएगी थोड़ी बहुत बात? ठीक हो गया मैम। ठीक है। अगर अभी भी आपको 100% नहीं समझ में आया है तो आपको ये अगली एग्जांपल जो हम करेंगे ना उस वो भी सेम टाइप की है। एक और एग्जांपल ऐसी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये सब कुछ जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ये करें क्यों, इसका काम क्या है, इसका फायदा क्या है, कुछ किया भी जाता है इसको कंपाइलर टेक्नोलॉजी में या नहीं? तो एक्चुअली ये बहुत काम की चीज है। दो चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। टाइप चेकिंग के लिए, जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप चेकिंग होती है, जब भी हमें टाइप चेकिंग करनी होती है, जब भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू एसोसिएट हो रही होती है और हम चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअली एसोसिएट की भी जा सकती है उस वेरिएबल से या नहीं, तो टाइप चेकिंग के लिए भी हम सिंटेक्स डायरेक्ट डेफिनेशन को यूज करते हैं। और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, वहां पर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। तो आप इसको कोड जनरेशन की टेक्निक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर चाहे आप टाइप चेकिंग के लिए इस्तेमाल करें या चाहे आप इसको इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें, आपको 12 एट्रीब्यूट ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास दोनों तरह की एट्रीब्यूट ग्रामर हो सकती है। आपके पास एल एट्रीब्यूटेड एसडीडी भी हो सकती है और आपके पास एस एट्रीब्यूटेड एसडीडी भी हो सकती है। एस एट्रीब्यूटेड एसडीडी के अंदर सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जबकि एल एट्रीब्यूटेड एसडीडी के अंदर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसमें अगर आपको वो क्वेश्चन रह गया था तो वो भी क्लियर हो जाएगा और इसकी और फर्दर एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगी कि ये जो अभी अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिंटेक्स ट्री को इवेल्युएट करने के लिए, सिंटेक्स ट्री बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर आप किसी चीज का सिंटेक्स ट्री अच्छा सा बना लेते हैं तो आप कोड जनरेशन के लिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं किसी कोड की। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल्स थ्योरेटिकल लिखी हुई है, लेकिन हम एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझते हैं तो हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये अब एक एसडीडी लिखी हुई है, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। यही एग्जांपल वही है, ग्रामर तो वही है जो कि हम पहले देख रहे थे, लेकिन इस वक्त ये इनफिक्स कोटेशन को इवेल्युएट नहीं कर रही है बल्कि इसका सिंटेक्स ट्री बना रही है। ठीक है, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी वहां पर वैल्यू नाम का हमने एक एट्रीब्यूट देखा था और वैल्यू एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट था जो अब हर दफा वैल्यू क्या लिख रहा था, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं किया जा रहा बल्कि इसको दूसरी तरह से सिमेंटिक रूल लिखे हुए हैं। और ये सिमेंटिक रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली उस स्टेटमेंट का सिंटेक्स ट्री बन जाएगा, उसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो ये भी एक आपका सिमेंटिक रूल हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल वही लेते हैं जो यहाँ पर ली गई है। यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है a-4 + c। ठीक है ना, तो यही हम भी ले लेते हैं। a-4 + c। ठीक है, अब सबसे पहले जाहिर है इसको पार्स करना है, लेकिन ये पार्स जब होगा तो आप मजे की बात देखेंगे कि इसका सिंटेक्स ट्री या इसका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनती जाएगी। सबसे पहले इसको इवेल्युएट करते हैं। भाई ई क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन नंबर 1 है ये। ई प्रोड्यूस करेगा, बल्कि 1 नहीं होगा, पहले 2 होगा ना, पहले 2 होगा। ठीक है, ई प्रोड्यूस करेगा क्या, पहले प्लस होगा पहले माइनस होगा, पहले प्लस होगा ना, पहले प्लस ही होगा। ई प्रोड्यूस करेगा ई प्लस टी। ठीक है, ये टी है, क्या है ये, टी है प्रोडक्शन नंबर 4 या 5, 5 होगी ना, टी से प्रोडक्शन आईडी, नंबर 5। टी से आईडी हम प्रोड्यूस कर। ठीक है, और प्रोडक्शन नंबर 5 कह रहा है कि टी से प्रोड्यूस कर दें आप आईडी, या तो आईडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर सी के केस में हमें आईडी प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
चलें जी, यहाँ तक पार्ट्स हो गया। अच्छा, अब इस ई से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोडक्शन नंबर 2। प्रोडक्शन नंबर 2 कहती है कि आप ई से प्रोड्यूस कर सकते हैं ई माइनस टी। ई माइनस और टी। ठीक है, इस टी से ये क्या है? प्रोडक्शन नंबर 6 है। ठीक है, इस सी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इस सी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं नम 4 नम। ठीक है, और इस ई से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोडक्शन नंबर 3 है। ई से टी आ इस सकता ई है, से टी प्रोड्यूस करेंगे, टी से फिर आईडी प्रोड्यूस करेंगे। टी से फिर आईडी प्रोड्यूस करेंगे, वो है प्रोडक्शन नंबर 5। ठीक है जी, ये आईडी आ गया हमारे पास। अच्छा जी, चले, नम आपने कहा था तो नम ही बिल्कुल सही है, इसको भी नम ही लिख देते हैं। तो पार्ट्स ट्री तो बन गया, इसका मतलब है जो कुछ हमने लिखा है वो सिंटैक्टिकली ठीक है। अब जरा इसको इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। ये इनपुट आपको याद रहेगा, मैं जरा जगह बना रही हूँ अपने लिए, और a-4 प्लस सी। अच्छा, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जब प्रोडक्शन नंबर 6 अपना काम करेगी, इसको पहले कर लें। प्रोडक्शन नंबर 6 जब अपना काम करेगी तो करना क्या है? एक न्यू लीफ बन जाना चाहिए। ठीक है, एक न्यू लीफ बनेगा, ये हम प्रोडक्शन नंबर 6 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए। और उस न्यू लीफ के अंदर होना क्या चाहिए? उस न्यू लीफ के अंदर होना चाहिए नम। नम के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी? 4। नम के अंदर वैल्यू पड़ी होगी 4 डेफिनेटली। ठीक है, इधर भी 4 पड़ा होगा, इधर भी 4, तो एक नया लीफ आ जाएगा, और उस लीफ के इनमें से एक वैल्यू स्ट्रिंग होगी और एक वैल्यू इंटीजर होगी। फर्क ये कि लेकिन होगा दोनों में 4। ठीक है, एक नम वो जो यूजर ने लिखा, यूजर ने जब 4 लिखा तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, लेकिन जब हमने उसको इवेल्युएट किया तो जाहिर है कि हम उसको इंटीजर लेवल पर लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास एक न्यू लीफ आ जाएगा इसके केस में। चलो यहाँ तक ठीक है। इस लीफ का कोई एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस ना, तो वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, मेमोरी की किसी लोकेशन पर ये एक लीफ बन जाएगा। अच्छा, अब इनमें से किसी एक पर आ जाते हैं, या तो इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाए। लेट सपोज अगर हम इस पर आ जाते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लीफ होगा न्यू। ठीक है, एक नोड आ जाता है, एक न्यू नोड है हमारे पास, क्रिएट होगा, और उस नोड के अंदर वैल्यू क्या पड़ा होगा? आईडी पड़ा होगा, और आईडी डॉट एंट्री। आईडी डॉट एंट्री इसकी केस में इसकी वैल्यू क्या थी? ए। ठीक है, तो यहां पर हमें मिलेगा, एक में पड़ा होगा आईडी, लेकिन दूसरे में आईडी की एंट्री क्या थी? आईडी की एंट्री होगी ए। ठीक है, इसके केस में यहाँ पर यूजर ने एक्चुअली ए लिखा था ना, और यहाँ पर यूजर ने सी लिखा था, तो इसके लिए एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा आईडी, और उसका नाम होगा आईडी डॉट एंट्री होगी ए। जबकि इसके केस में एक न्यू लीफ बनेगा, और उस न्यू लीफ की वैल्यू क्या होगी? उस लीफ की वैल्यू होगी आईडी और सी। तो जब तक प्रोडक्शन नंबर 5 और 6 हिट होती रहेंगी तो हमारे पास नए नए लीफ बनते जाएंगे, और इन लीव्स के आगे फर्दर, क्योंकि लीफ नोड है तो इनके आगे फर्दर नोड्स नहीं होंगे। चले, अब किसी ऊपर वाली प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, या चले इसकी तरफ आते हैं पहले। T.5, अब ये प्रोडक्शन नंबर 5 है। अच्छा, ये भी कर चुके ना, प्रोडक्शन नंबर 5 भी हो चुकी, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी। अब इसकी तरफ आते हैं, प्रोडक्शन नंबर 3। प्रोडक्शन नंबर 3 कहती है ई डॉट नोड की वैल्यू वो होनी चाहिए जो टी डॉट नोड की हो। तो एक नया एट्रीब्यूट बन जाएगा, एक नया नोड बनेगा ई के लिए। ठीक है, और इस नोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस नोड की वैल्यू वही होनी चाहिए जो कि किसकी है? टी की वैल्यू। तो ये किसको पॉइंट कर रहा होगा बेसिकली?
ये पॉइंट कर रहा होगा इसको, ठीक है। एक नया नोड बन जाएगा। प्रोडक्शन नंबर 3 ने मुझसे ये कहा, प्रोडक्शन नंबर 3 ये कहती है कि एक नया नोड बनाओ और उस नोड की वैल्यू वही होनी चाहिए जो कि क्या, किसकी वैल्यू है, जो कि इस नोड की वैल्यू है। तो ये मैंने बना दिया, तो ये भी हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। प्रोडक्शन नंबर 2 क्या कहती है? प्रोडक्शन नंबर 2 कहती है कि एक नोड बन जाना चाहिए नया, ई डॉट नोड के नाम से एक नया नोड बन जाना चाहिए, ठीक है। और उस नोड के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक उस नोड के अंदर होना चाहिए माइनस, चलें ठीक है, मैंने माइनस दे दिया उसको। दूसरा उसके अंदर होना चाहिए E1 जो नोड, जो अभी तक आपने पहला नोड बनाया ना, अगली वैल्यू वो होनी चाहिए। तो ये अगला जो एट्रीब्यूट होगा ना, ये एक्चुअली पॉइंट कर रहा होगा किसको, ये पॉइंट कर रहा होगा इसको। इसके अंदर ये पॉइंटर मौजूद होगा, इसके अंदर पॉइंटर मौजूद है इसका, जबकि इसके अंदर पॉइंटर मौजूद होगा इसका। और अगला क्या होना चाहिए, टी डॉट नोड। आपके पास एक टी डॉट नोड भी होगा पुराना, उस टी डॉट नोड की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो रहा होगा, ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, प्रोडक्शन नंबर 2 ने जो करने को कहा, प्रोडक्शन नंबर 2 ने कहा कि आपके पास एक ई डॉट नोड की वैल्यू होगी, वो आप इधर पॉइंट कर दें, और टी डॉट नोड की वैल्यू होगी, वो आप इधर पॉइंट कर दें। आखिर में हम इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक नोड बनाए और उसके अंदर भी 3 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहले में क्या पड़ा होगा, पहले में पड़ा होगा प्लस, ठीक है, मैं प्लस डाल देती हूँ पहले में। दूसरे में आपके पास एक ई डॉट नोड मौजूद होगा, उसको पॉइंट कर दें। तो दूसरा जो है वो पॉइंट किसको कर रहा होगा, दूसरा पॉइंट इसको कर रहा होगा, यहाँ पर इसका पॉइंटर मौजूद होगा। और आपके पास एक और टी डॉट नोड पड़ा होगा, तो आपका ये हिस्सा, तो ये एक्चुअली क्या बन गया, सिंटेक्स ट्री बन गया। और आपके पास ये, इसको गौर से देखें तो ये ना सिर्फ सिंटेक्स ट्री है बल्कि ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन भी है। अगर मैं आपको ये ट्री दे दूं और मैं आपसे कहूँ आप जावा की इंस्ट्रक्शन लिख दें, इसके लिए आप जावा की इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आप असेंबली की इंस्ट्रक्शन लिख दें, तो आप इसकी असेंबली भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूं, देखें ये किसी भी प्रोग्रामिंग, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, लेकिन ये जो आपके नीचे ग्राफ बना हुआ है, ये कोई प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये सिर्फ आपको बात समझाई जा रही है कि देखें एक आईडी है और उस आईडी में 4 माइनस किया जा रहा है, और एक और आईडी है उसमें जो है वो ये पुरानी वाली वैल्यू को प्लस किया जा रहा है। तो इसमें कहीं भी आपको किसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप उससे किसी भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने क्रिएट हुई है, इसको हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो आप अपने सिमेंटिक रूल इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी भी कोड की इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके। अगर ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ पूरा सही से क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब है हम सिमेंटिकली ठीक है। लेकिन अगर ये ग्राफ क्रिएट नहीं हो पाया और कोई एरर आ गया, तो आप वो यूजर को एरर दे सकते हैं कि भाई आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसमें कहीं एरर है, और उसको रीचेक किया जाए, ठीक है। तो ये बुक की किसी पेज पर फिगर 5.11 के अंदर बहुत इन डेप्थ इस चीज को अभी डिस्कस किया हुआ है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक्चुअली एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई। सही है नादिर, आप स्पेशली पूछ रहे थे क्योंकि पिछली दफा भी वो फंक्शन था और उस फंक्शन की वजह से आपको कुछ कंफ्यूजन हुई थी। तो अगेन यहाँ पर लीफ और नोड नाम के 2 फंक्शन है। जितनी दफा लीफ का फंक्शन क्रिएट होगा तो एक नया लीफ क्रिएट हो जाएगा, और जितनी दफा नोड का फंक्शन क्रिएट होगा तो एक नोड क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इस्तेमाल किया जा सकता है सिंटेक्स ट्रीज को भी बनाने के लिए। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न ये आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमने इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स भी किए हैं इस्तेमाल और हमने सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल किए हैं, तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिनके अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी हो। सर्कुलर डिपेंडेंसी मतलब ये कि ए को इवेल्युएट करने के लिए बी की वैल्यू चाहिए हो, लेकिन बी को इवेल्युएट करने के लिए वापस ए की वैल्यू चाहिए हो, तो ये वैल्यू कभी भी इवेल्युएट नहीं हो पाएगी। अगर आप देखें, अगर मैं कहूं कि भाई ए डॉट एस को वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए डॉट एस की वैल्यू होनी चाहिए बी डॉट आई, और बी डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट एस प्लस 1, तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी है।
आप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रामर के अंदर, मगर विद सर्कुलर डिपेंडेंसी इस्तेमाल ना करें कि दोनों में से कभी कोई इवैल्यूएट ही ना हो, पता ही नहीं चलेगा मुर्गी पहले है या अंडा पहले है, दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे और कभी भी ये स्टेटमेंट इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी। तो आप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रामर के अंदर, मगर ये बात मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी ना हो, वो या तो लेफ्ट टू राइट या बॉटम अप या टॉप टू बॉटम, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर डिपेंड हो रहा हो और वो इवैल्यूएट इजीली हो सके। उसके लिए आपको डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करना पड़ता है। किसी भी, जब आप एट्रीब्यूट ग्रामर लिखें अपनी, तो उस एट्रीब्यूट ग्रामर को लिखने के बाद उसका डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट करके देखें। ठीक है, डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे क्रिएट होता है? डिपेंडेंसी ग्राफ इस तरह से क्रिएट होता है, पहले मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कोई नोड है m और कोई नोड है n। इन डिपेंडेंसी ग्राफ एन एज फ्रॉम m to n is associated, then it means कि m must be evaluated before n। अगर आपके पास दो नोड्स हैं और उस नोड के अंदर m की तरफ से एक एज n की तरफ जा रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक एज है जो कि m से n की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि पहले m इवेल्युएट होगा, m के इवेल्युएट होने के बाद n इवेल्युएट होगा। तो आप अपने पूरे पार्ट्स ट्री के अंदर जो चीज पहले इवेल्युएट हो रही है उससे आप एक एरो लेते हुए जाएं, जैसे कि यहाँ पर पूरा एक डिपेंडेंसी ग्राफ बना हुआ है। अगर ये मेरी एट्रीब्यूट ग्रामर है तो देखें कि सबसे पहले लेक्सिकल वैल्यू मेरे पास डिजिट की होनी चाहिए। इस वाले केस में हम ये एग्जांपल अभी पेंट ब्रश में करके देख चुके, तो सबसे पहले मेरे पास डिजिट की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक एज बना दी। वो एज क्या करेगी, वो एज मुझे बता रही है कि इसकी वैल्यू पहले इवेल्युएट होगी और एफ की बाद में इवेल्युएट होगी। पहले मेरे पास डिजिट की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरे डिजिट की वैल्यू होनी चाहिए, 3 और 5 दोनों की, या 3 और 2 दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास पहले हैं। फिर तीसरे नंबर पे मुझे कौन सी वैल्यू पता चल रही है, एफ डॉट वैल्यू, और ये मुझे कहाँ से मिल रही है कि जब अगर मेरे पास इस नोड की वैल्यू है तो ये एक मैंने एरो दे दिया, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू इनहेरिट करेगा टी, तो ये मैंने एक एरो दे दिया। ठीक है, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस टी को, इसको अपने सिबलिंग से वैल्यू मिलेगी। इसी तरह इस डिजिट को वैल्यू मिलेगी एफ को, इससे मिलेगी, और ये वाला एफ जो है वो इनहेरिट करेगा वैल्यू इसको। और अल्टीमेटली पूरा मैंने एरोज बनाकर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट कर दिया। ये डिपेंडेंसी ग्राफ मुझे सीक्वेंस बता रहा है कि किस सीक्वेंस में एट्रीब्यूट्स की वैल्यू इवैल्यूएट होगी। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कहीं सर्कुलर डिपेंडेंसी थी तो मुझे इस ग्राफ के अंदर साइकिल बनी हुई नजर आ जाएगी, जो कि इस वक्त नहीं बनी हुई। लेकिन आप अपनी असाइनमेंट में या पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एक एट्रीब्यूट ग्रामर दी गई हो और आप उसका ग्राफ बनाकर देखें। जैसे ही आप उसका ग्राफ बनाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर तो साइकिल मौजूद है। वो साइकिल कब बनेगी, हम पहले एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन होगी, अगर ऐसा कोई सिमेंटिक रूल लिखा होगा कि उस सिमेंटिक रूल में आपको ए को वैल्यू चाहिए किससे, बी डॉट आई को, तो ये ए वेट करेगा किसका, बी डॉट आई को इवेल्युएट होने का। लेकिन जैसे बी डॉट आई की इवेल्युएट होने की बात आई तो बी डॉट आई को वैल्यू चाहिए थी ए डॉट एस। ए डॉट एस की अपनी वैल्यू तो अभी आई नहीं थी और बी डॉट आई को उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी आपको ग्राफ के अंदर जब भी नजर आए तो इसका मतलब है कि ये आपने सही एट्रीब्यूट ग्रामर नहीं लिखी है। इसको आपको दोबारा रीचेक करने की जरूरत है, इसको आपको रिव्यू करने की जरूरत है। ये एट्रीब्यूट ग्रामर सही नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें इवैल्यूएशन ऑर्डर पता लगाना पड़ता है डिपेंडेंसी ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अगर ई वैल्यू एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू सिंथेसाइज होगी E1 डॉट वेल और T डॉट वेल से, तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ये जो सिमेंटिक रूल यहाँ पर लिखा हुआ है इसका डिपेंडेंसी ग्राफ में इसकी रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी कि E डॉट वेल एक एट्रीब्यूट है, मगर ये वैल्यू मिलेगी कहाँ से, आधी मिलेगी E डॉट वेल से और आधी मिलेगी T डॉट वेल से। और ये पूरा ओवरऑल आप एक डिपेंडेंसी ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट ग्रामर के केस में। ये हमें मदद करता है ये बताने के लिए कि कहीं हमारी ग्रामर के अंदर डिपेंडेंसी तो नहीं है। ठीक है, ये पार्ट मैं आपको से पहले ही डिस्कस कर चुकी कि जब हम एट्रीब्यूट ग्रामर लिखते हैं तो वो दो तरह की होती है। हर ग्रामर, दुनिया की हर ग्रामर एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर होती है क्योंकि उसके अंदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होते हैं।
लेकिन अगर सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है तो उसको एस एट्रीब्यूटेड तो कह सकते हैं, एल एट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते। सॉरी, अगर सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है तो उसको एस और एल दोनों कह सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी मौजूद है तो आप उसको एस एट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते। एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होते हैं। तो एक ऐसी ग्रामर की जिसके अंदर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर कहते हैं। जिसके अंदर खाली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है उसके अंदर उसको हम एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर कहते हैं। ठीक है, ये एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर इवैल्यूएट किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है, इसका प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ है कि आप किस तरह इवैल्यूएट करते हैं। अगर मुझे किसी नोड n को इवैल्यूएट करना है तो फॉर ईच चाइल्ड ऑफ c ऑफ n फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोस्ट ऑर्डर, तो ये हर नोड के अंदर एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन उसके चाइल्ड को इवैल्यूएट कर रहा होता है। फिर जब उसके चाइल्ड के फंक्शन के अंदर पहुंचेंगे तो उसके अंदर भी एक फंक्शन होगा, रिकर्सिवली कॉल होता रहता है। कब तक? जब तक कि आप लीफ नोड पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आपके चाइल्ड नहीं आपको मिल जाते। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है एक रिकर्सिव फंक्शन जो कि हर नोड के केस में अपने चाइल्ड को कॉल कर रहा है, और पहले उसके चाइल्ड की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू इवैल्यूएट होगी। ठीक है, इस ये इम्प्लीमेंट करने का तरीका है एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर को। जबकि एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर के अंदर क्या होता है? एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यूज दो तरह से इवैल्यूएट हो सकती हैं, सिबलिंग से भी इवैल्यूएट हो सकती हैं और पेरेंट से भी। ठीक है, एक बट with rules limited as follows. Suppose that there is a production A produces x1 x2 xn, कोई ऐसी प्रोडक्शन है जिसके अंदर x A प्रोड्यूस कर रहा है any number of x, then there is an inherited attribute x of I composed by rule associated with this production, then this rule may use only, अब ये देखें, inherited attribute associated with head A, either inherited or synthesized attribute associated with the occurrence of symbol x1 x2 xi located to the left side। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि या तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है ना, वो या तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से एसोसिएट हो रही होगी या सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर आपके जो सिबलिंग्स हैं वो लेफ्ट साइड से वैल्यू इनहेरिट कर रहे हैं तो फिर वो राइट साइड से इनहेरिट ना करें, और अगर वो राइट साइड से वैल्यू इनहेरिट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से इनहेरिट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से वैल्यूज इनहेरिट करेंगे तो वहां पर सर्कुलर डिपेंडेंसी आ सकती है, जो भी अभी हमने डिस्कस की थी बात। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कि जब भी हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जो वैल्यूज इनहेरिट करते हैं वो लेफ्ट टू राइट कर रहे होंगे, और अगर लेफ्ट टू राइट इनहेरिट कर रहे हैं तो कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। या फिर अगर आपने ग्रामर को उल्टे तरीके से लिखा है और वो हमेशा इनहेरिट राइट टू लेफ्ट करें तो फिर उनको कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी लिमिटेशन है कि इनहेरिटेंस करने की इजाजत है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनहेरिटेंस करने की इजाजत है। ऐसा नहीं है कि कभी लेफ्ट टू राइट हो और कभी राइट टू लेफ्ट हो। अगर ऐसा करेंगे तो आपका क्या होगा, एक्चुअली सर्कुलर डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरह का कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं होती सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट के केस में। अगर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है तो वो हमेशा जितने भी चाइल्ड हैं किसी भी चाइल्ड से वैल्यू ले सकता है, सारे चाइल्ड से कंबाइन करके ले सकता है, किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड से वैल्यू ले सकता है, वहां पर कोई चेक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो एस एट्रीब्यूट एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर है ना, वहां पर थोड़ी सी लिमिटेशन, वहां पर लिमिटेशन ये है कि अगर आपने लेफ्ट साइड के लिए ग्रामर लिखी हुई है कि आपका जो सिंबल्स हैं वो लेफ्ट साइड से वैल्यू को एसोसिएट कर रहे हैं तो कभी भी राइट साइड से ना करें, और अगर वो राइट साइड से वैल्यूज को इवेल्युएट करें तो कभी भी लेफ्ट साइड से ना करें, वरना उस केस में क्या आ जाएगी, साइकिल आ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इनहेरिटेड और सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ x of i with itself but only in such a way there is no cycle in a dependency graph। ठीक है, तो ये साइकिल से बचने का सिंपल तरीका यही है कि आपकी जो डिपेंडेंसी की डायरेक्शन हो वो या तो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है ना वो लेफ्ट टू राइट ही है, कि पहले लेफ्ट साइड का एट्रीब्यूट एसोसिएट का हो जाए और वो फिर राइट साइड को वैल्यू दे दे। तो अगर आप ये एक डायरेक्शन पर रहेंगे तो आपके ग्राफ के अंदर कभी भी सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। ठीक है, इसको हमने बहुत इन डेप्थ करके देख लिया, तो ये मेरे ख्याल में एग्जांपल आपको क्लियर होगी। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ दीज रूल्स डिफाइन दैट इनहेरिटेड एट्रीब्यूट t.inh using only f.l
एंड एफ डॉट एल अपीयर्स टू द लेफ्ट, ठीक है, हमेशा एफ डॉट लेफ्ट जो है वो एफ डॉट वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पर आएगा और टी डॉट आई एन एच जो है उसकी वैल्यू हमेशा यूज कर रहा होगा, ठीक है। The second rule defines that T1.inh using inherited attribute T.inh associated with the head, ठीक है। ये T.inh जो वैल्यू ले रहा होगा नीचे वाला, ये एक्चुअली किससे ले रहा होगा, ये अपने हेड से वैल्यू ले रहा होगा, ये ऊपर वाले से वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। तो इन ईच ऑफ द केस द रूल यूज फ्रॉम अबव और फ्रॉम लेफ्ट, इन दोनों केसेस का जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि ये जो INH एट्रीब्यूटेड ग्रामर है, ये INH एट्रीब्यूट कहाँ से वैल्यू ले रहा है, या तो अपने अबव से वैल्यू ले रहा है या अपनी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से नहीं ले रहा। अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से लेगा तो ग्राफ के अंदर साइकिल आ जाएगी। तो या तो अबव से वैल्यू ले ले तो ठीक है, या अपने लेफ्ट साइड से वैल्यू ले ले तो ठीक है, ठीक है। हेंस द SDT इज L एट्रीब्यूटेड। इसको हम बहुत सेफली कह सकते हैं कि ये एक अच्छी L एट्रीब्यूटेड ग्रामर है, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्कुलर डिपेंडेंसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा अपने आप को इवैल्यूएट करना है, पता लगाना है कि भाई ये हम समझ चुके हैं अपना पॉइंट या नहीं समझ चुके, तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये एक ग्रामर है, प्रोडक्शन है, A प्रोड्यूसेस BC और इसके सिमेंटिक रूल्स ये लिखे हुए, तो ये किस तरह की ग्रामर है? S एट्रीब्यूटेड ग्रामर है, L एट्रीब्यूटेड ग्रामर है, इनहेरिटेड है, क्या है? L attributed grammar है मैम। L एट्रीब्यूटेड ग्रामर है। धीरज, कैसे समझाए मुझे? यस मैम, जैसे कि मैम अभी जो हमारा AS की वैल्यू है ना, तो वो हम B डॉट B से फाइंड करें, ठीक है, वो उसके चाइल्ड से मिल रही है। ठीक है, बट B डॉट B की जो वैल्यू है वो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो C डॉट C की वैल्यू से मिल रही है, वहां पर वो इनहेरिटेड हो रही है A डॉट S की वैल्यू। सही है। तो इसलिए आपको ये L एट्रीब्यूटेड लग रही है कि इसके अंदर सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड दोनों है। यस मैम। तो आप कह रहे हैं कि A डॉट S जो S एट्रीब्यूटेड है वो सिंथेसाइज्ड है, नहीं सॉरी वो इनहेरिटेड है, इसलिए L एट्रीब्यूटेड। A डॉट S सिंथेसाइज्ड है, बट B डॉट I में जो हम वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन में A डॉट S, उसकी वजह से वो इनहेरिट हो रही है B डॉट I। चले ठीक है, 50% मार्क दिए आपको मैंने, मगर 50% नहीं है। कोई और बताए या मैं ही बताऊं? आपने सिंथेसाइज्ड पहचाना, इसको पहले रूल को आप सिंथेसाइज कह रहे हैं, 100% बात आप सही कह रहे हैं कि ये सिंथेसाइज्ड है, क्योंकि A डॉट S को वैल्यू चाहिए B से, अपने चाइल्ड से, ये बात 100% ठीक है। लेकिन ये है सर्कुलर डिपेंडेंसी। इसका जवाब है, देखो चैट में किसने लिखा है, यस मैम, सर्कुलर है ना, हाँ ये सर्कुलर तो डिपेंडेंसी है, बी तो का इसका फिर ए पे डिपेंड कर रहा है। इसका जवाब है नन। ना ये S एट्रीब्यूटेड है ना ये L एट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर सर्कुलर डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि A डॉट S को वैल्यू चाहिए B की, ठीक है, लेकिन जब हम B की वैल्यू एवेल्युएट करने जाएंगे तो इसको फिर से S की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो ना ये S एट्रीब्यूटेड है ना ये L एट्रीब्यूटेड है। अभी A डॉट S तो एवेल्युएट हुआ ही नहीं, तो हम B डॉट I की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे और A डॉट S की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी ग्रामर के अंदर। इसको हम सेफली ना S एट्रीब्यूटेड कह सकते हैं ना L एट्रीब्यूटेड, क्योंकि इसके अंदर एवेल्युएशन हो ही नहीं पा रही, ठीक है। A डॉट S को वैल्यू कहाँ से दे, जब A डॉट S की वैल्यू बनी ही नहीं तो वो हम B डॉट I को भी इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई भी एट्रीब्यूट इवेल्युएट अल्टीमेटली हो ही नहीं पाएगा। तो हमारी ग्रामर ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर हर एट्रीब्यूट को कहीं ना कहीं से वैल्यू तो मिल जाए। जब हम अपनी एट्रीब्यूट ग्रामर लिखें तो उसका हर एट्रीब्यूट जो है वो इवेल्युएट हो जाए, तब वो S एट्रीब्यूटेड या L एट्रीब्यूटेड कहलाने के काबिल हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे ख्याल में डिस्कशन यहाँ पर रोक देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। हेलो मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन फिलहाल है? मैम आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही बेटा। मैम हम सेमेंटिक के जो ग्रामर है वो लिख रहे हैं, उसमें मैं इफ की कंडीशंस भी लिख सकते हैं ना, अगर हम बाकी बिल्कुल ग्रामर लिख रहे हैं? कुछ भी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग के दौरान उसका क्या करना चाह रहे हैं। कोई भी इफ की ग्रामर लिख सकते, इफ एल्स लिख सकते हैं, स्विच केस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर बैक एंड पर वो जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई तो आप कहेंगे आप सिमेंटिकली सही चल रहे हैं। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो सही आप मैम, कहेंगे क्योंकि मैंने असाइनमेंट में यूज की है।
बिल्कुल बिल्कुल इफ ऐसा एल्स भी करना आप था। इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन है अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चैप्टर जो है ना, ये आप लोग बुक से एक दफा जरूर पढ़ लें, क्योंकि मैं अपने अप्रोच से पढ़ाती हूँ, लेकिन जब आप बुक से डायरेक्टली ये सारी बात पढ़ेंगे, अब आपको बहुत इजीली बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप ये लेक्चर ले चुके हैं। लेकिन असल में जब बुक से पढ़ने वाली बात होती है ना, वो आपको सही मीनिंग समझ में हो सकता है कोई चीज मुझे ठीक से क्लियर नहीं हुई हो, लेकिन जब आप बुक से डायरेक्टली पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कभी भी लेक्चर पर रिलाय नहीं कीजिएगा, बल्कि आप एक दफा ये सीखने के बाद जब आप करने बैठे हैं तो आप बुक को जरूर रेफर कीजिएगा और बुक को पढ़िएगा, तो आपको ये चीजें बहुत 100% क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। और अटेंडेंस नहीं लगाई आज मैंने, आज की क्लास में मैं बस अनाउंस कर देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास से मैं हर क्लास में ना अटेंडेंस जरूर लगाऊंगी, तो आप लोग प्लीज टाइम पर क्लास में मौजूद होंगे तो मैं अटेंडेंस लगा पाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, मतलब अल्लाह हाफिज।